नमस्कार, आईएनडी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित साहू और आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए देवजी भाई पटेल, जो पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा वो धरसीवां क्षेत्र से विधायक हैं। इन्होंने तमाम पूरी राजनीतिक जीवन खुलकर मुखर होकर जनता के पक्ष में काम किया है, चाहे वो सरकार के लिए हो चाहे वो विपक्ष के लिए हो। मुखर होकर इन्होंने हर उन मुद्दों को उठाया है। आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं देवजी भाई पटेल जी। देवजी भाई पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी फेस टू फेस। धन्यवाद जी। पटेल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि खुलकर आप, क्योंकि भाजपा के विधायक भी हैं, खुलकर सत्ता पक्ष में, सत्ता के खिलाफ ही ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई जब मामले आए हैं जब आपने खुलकर सत्ता का ही विरोध किया है। ऐसा क्या वजह, क्यों ऐसा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मैंने सरकार के खिलाफ कोई मामले नहीं उठाए। मैंने व्यवस्थाओं के खिलाफ मामले उठाए हैं जी। सरकार और सरकार के माध्यम से किए जाने वाले जनहित के कार्य जी। जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य जो हैं कहीं न कहीं जनता के विपरीत है जी। या जनता तक इनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, ऐसे अधिकारी जो अपने कार्यों में इसको अंजाम देने में कहीं न कहीं असफल है, तो ऐसी परिस्थिति में एक सत्ता पक्ष का विधायक होने के नाते मेरा दायित्व भी है कि जनहित के अच्छे कार्य जनता तक पहुंचे। और इसके लिए मैंने विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी आवाज मुखर की है। व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलकर हमने चर्चा भी की है कि इस कार्यों को ऐसे अंजाम दिए जाने से आम जनता तक इसकी पहुंच होगी। और साथ ही सरकार की जो छवि बनाना, ये भी हम लोगों का एक संयुक्त दायित्व है। इसलिए जो है इस प्रकार की बातें आती है। दरअसल में बातें ये जाती है कि सरकार के खिलाफ नहीं, व्यवस्थाओं के खिलाफ है। जी जी। लगातार अगर हम आपकी उपलब्धि की बात करें तो आपकी उपलब्धि, मैं तमाम भाजपा विधायकों की अगर बात करूं तो आप खुलकर जो है मुद्दों को सामने रखते हैं, मामलों को सामने रखते हैं, व्यवस्थाओं के खिलाफ आप बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एक बड़ी उपलब्धि में, अभी पिछले 6 महीने पहले की बात करूं, पेंड्रावन का एक बड़ा मामला सामने आया था। उसको लेकर जिस तरह से आपने पद यात्रा की थी, सरकार के विरोध में काम किया था, एक बड़ा विधानसभा में ही उसे उस पूरे जो मामला था उसको नकारना पड़ा था कि वो नए सिरे से उस पर काम कर रहा था। तो इस पर थोड़ा सा आप जरूर बताएं। पेंड्रावन टैंक मेरे क्षेत्र का एक लाइफ लाइन है जी। और लगभग 12 गांव के 7,500 एकड़ से ज्यादा सिंचाई उस टैंक के माध्यम से होती है। जी। लगभग 100 साल से पुराना ये टैंक है। जी। उस टैंक के कैचमेंट एरिया में कहीं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को वहाँ कैचमेंट एरिया में माइनिंग करने की अनुमति सरकार ने दे दी थी, जिसको पूर्व में मैंने दिसंबर 2015 में माननीय मंत्री जी के समक्ष ये पद विधानसभा में रखा था, जिसमें एनओसी 2009 में उन्हें प्रदान की थी। उस एनओसी को निरस्त कराने के लिए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया था और विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने 22 दिसंबर 2015 को उसको निरस्त किया था। मगर देखने में यह आया कि निरस्त करने के बाद लगातार कंपनी और अधिकारियों की कुछ मिलीभगत के माध्यम से वो टैंक को बर्बाद करने और टैंक की उपयोगिता को समाप्त करने में लगे हुए थे। ऐसे समय में 3 जनवरी 2017 को पुनः जो है वो निरस्त की गई एनओसी पुनः मंत्री जी ने जारी कर दी। उस एनओसी के विपरीत जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने उसमें फिर से माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से चर्चा की कि ये एनओसी एक बार निरस्त करने के बाद दोबारा देना मतलब सरकार की छवि पे कहीं न कहीं ये आक्षेप आता है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। मगर चूंकि निरस्त नहीं किए और क्षेत्र की जनता के साथ हमने आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि पेंड्रावन टैंक बचाना हमारी अस्मिता का सवाल था। और क्षेत्र में अगर इस प्रकार के टैंक पूर्व में भी सरकार के माध्यम से इस प्रकार के उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में जो है कई टैंक बर्बाद हो गए, चाहे रोगदा बांध हो, अन्य बांध हैं, तो हम उस क्षेत्र के जो है किसानों के हितों को देखते हुए हमने आंदोलन शुरू किया। सरकार को अल्टीमेटम भी दिया और मैंने कहा, विधायक दल की बैठकों में ही मैंने माननीय मंत्री जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की थी कि मैं यदि ये टैंक का एनओसी निरस्त नहीं होती है तो मुझे किसानों के साथ आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। और वही काम मैंने किया। आखिर सरकार को उस पर कदम उठाना पड़ा, झुकना पड़ा और सरकार को पिछले दिनों उसके एनओसी निरस्त करने की मजबूरी हुई। मैंने 2 दिवसीय पदयात्रा जो है किसानों के साथ पूरे 12 गांव की पदयात्रा किया
और पदयात्रा के बाद चूंकि वो क्षेत्र की आवश्यकता थी और उससे मेरी क्षेत्र के लिए तो जो आवश्यकता थी वो तो पूरी हुई, मगर सरकार की छवि पे बहुत बड़ा धब्बा बैठता, उसको बचाने का मैंने प्रयास किया है। जी, बहुत बढ़िया प्रयास रहा। आप लगातार किसानों के हित के लिए भी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा, अगर हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो किसानों के लिए जो धान समर्थन का मूल्य आपकी सरकार ने ही चुनाव के वक्त एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, वादे किए थे किसानों के तमाम, जो चाहे वो समर्थन मूल्य हो, बोनस का मामला, तमाम वो दिया जाएगा। बट अब तक इस पूरे विषय पर सरकार की कहीं भी कोई रुख नहीं दिखा। आप भी हालांकि क्योंकि सत्ता पक्ष से हैं और किसानों की समस्या से एकदम रूबरू हैं इस चीज को लेकर, तो क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि क्यों नहीं दिया गया है किसानों को जो बोनस है, वो धान समर्थन का जो मूल्य है वो भी? क्योंकि अभी हाल ही में जो किसान मोर्चा है वो लगातार पूरे जितने भी विधायक हैं, चाहे मंत्री हों, विधायक कांग्रेस के, तमाम भाजपा कांग्रेस, सभी को वो घेरने में लगे। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही किसी भी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र, वो उनका एक पवित्र ग्रंथ होता है जी। और उसका पालन कराना उस राजनीतिक दल की जो है प्रतिबद्धता होती है जी। और हमारे दल के द्वारा भी चुनाव के पूर्व जो घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें किसानों को जो समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए 2100 रुपये और साथ में बोनस देने के लिए वादे किए हैं। क्योंकि समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जो है केंद्र सरकार, चूंकि पूरे जो है देश के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करता है जी। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के द्वारा लगातार जो है पत्राचार के माध्यम से केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए और लागत बढ़ने का जो है हवाला देते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही है। किंतु केंद्र सरकार ने जो है आंशिक उसमें जो है बढ़ोतरी की है, मगर वर्तमान में जो वादे हमने किए थे वो नहीं हुए। जहां तक रही बोनस की बात, तो बोनस निश्चित रूप से बोनस किसानों का हक था और उन्होंने जो हमने जो वादे किए थे उस वादे के अनुरूप मिलना है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार जो है केंद्र सरकार के समक्ष इस बात भी रखी। व्यक्तिगत रूप से हम विधायक दल में हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस घोषणा पत्र का पालन किया जाए। सारे विधायक से लेके पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी और केंद्र से आए सारे मंत्री और मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष भी हमने पक्ष रखा है, मगर किसी कारण से ये प्रदेश सरकार की कुछ न कुछ ऐसी मजबूरियां हैं मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से, मगर हम इस बात पे प्रतिबद्ध है कि ये चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्रीगण हो, कि हमें जो किसानों का वादा किया है वो वादों को पूरा करना है। क्योंकि देखिए पिछले हम इसी 5 साल की ही बात करें तो 4 साल लगभग हो भी गए हैं, अगले साल चुनाव भी होने वाले, हर साल बोनस हर साल देना चाहिए था। ऐसी क्या वजह थी कि खाली ये चुनावी स्टंट था कि सही में ही किसानों को वोट बैंक साधना था कि किसानों के लिए हित में काम करना है? कहीं भी ऐसा इन 4 सालों में नजर नहीं आया। आज किसानों की समस्या, किसानों की दुर्दशा कहीं छुपी नहीं है। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे आपके क्षेत्र के हो, चाहे जिले के है, चाहे पूरे प्रदेश की हम बात, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बोनस देने की बात है या किसानों का समर्थन मूल्य, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं समझता हूं कि चाहे मध्य प्रदेश के जमाने पे हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में, इसके पूर्व भी जो है जो वादा हमने किया था किसानों को बोनस हमने लगातार दिया है। वर्तमान में कुछ ऐसी परेशानियां और प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात से वाकिफ हैं कि हमें बोनस का जो वादा किया था उसको देना है। कहीं न कहीं ऐसी केंद्र से अनुमति की आवश्यकता थी, जिसके लिए लगातार पत्राचार, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात मुख्यमंत्री जी पूरे मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया, मगर कहीं न कहीं अनुमति नहीं मिलने के कारण कहीं न कहीं ये बोनस का वादों को हम पूरा नहीं कर पाए। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस पे कोई न कोई निर्णय होगा और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम जो वादे किए हैं वो किसानों को हम उपलब्ध कराएं और इसके लिए निकट भविष्य में कोई न कोई इस पे निर्णय होगा। मैं इसी पे और आ जाता हूं, क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री से इसकी अनुमति लेनी होती है या केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। जब सरकार भाजपा के यहाँ पर थी तब किसानों से जो वादे किए थे, तो क्या ये केंद्र से पूछकर वादे किए गए थे कि हम समर्थन मूल्य देंगे या किसानों को बोनस देंगे? नहीं, चूंकि घोषणा पत्र जारी होता है और घोषणा पत्र जारी होता है तो केंद्रीय समिति भी उसको देखती है और मैं समझता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय
जो हमारे नेता हैं वो भी इस घोषणा पत्र को जानते हैं और वो भी चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादों को पूरा करना है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमें किसानों को उपलब्ध कराने के लिए किसी राशि की आवश्यकता नहीं है, मगर केवल अनुमति की आवश्यकता है। राशि हम जो है अपने फिजूल खर्ची या अपने सरकारी खर्चों में कटौती करके भी हम किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है अनुमति की आवश्यकता केंद्र सरकार की होती है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से इस पे पहल करेंगे और निकट भविष्य में किसानों के लिए इसके सुखद अवसर होगा। क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह जी जब आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग भी हुई थी, भरे मीटिंग में जब प्रश्न पत्रकारों ने किया था कि हमने भी किया था कि अभी तक से किसानों को धान समर्थन मूल्य नहीं मिला है या बोनस नहीं मिला है किसानों को, उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि मुख्यमंत्री को इस पर निश्चित रूप से निर्णय लेना चाहिए और उनको देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। शायद आप भी उस रहे होंगे या फिर उस स्पीच को जरूर सुने होंगे। जी जी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे उसके समक्ष भी पूरी पार्टी के सांसद विधायक से लेके हमने अपनी पक्ष को हम जहां भी है किसानों के हित की बात को करते हैं और इस बार भी हमने उस पक्ष को रखा है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहल करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने पहले ही कहा कि हम कटिबद्ध हैं किसानों को जो है बोनस देने की बात। जहां तक प्रदेश के मुखिया इस बात से निश्चित रूप से चिंतित हैं कि हम जल्द से जल्द इस पे कोई निर्णय करें और मुझे ऐसा विश्वास है कि जल्द निर्णय हो। जी जी, मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि इस बार विधानसभा, क्योंकि आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव के लिए जो वर्तमान 49 विधायकों में से 40 विधायकों के टिकट कट जाएंगे। क्या लगता है, क्या स्थिति होगी? क्या जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट सही में कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? क्या कहीं ना कहीं पर हालात जो है भाजपा के कमतर होते जा रहे हैं? क्या कहना है इस पर आपका? ये बात समाचार पत्र अखबारों में और कई बातें आई है कि कुछ विधायकों की टिकट कटेगी और 40% विधायकों की टिकट कटेगी। मैं समझता हूं कि पिछले बार भी जो है लगातार जब पार्टी टिकटों का वितरण करती है उसके पूर्व सर्वे कराती है और विधायकों के अपने क्षेत्रों में परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, विधायकों के कार्यों के संदर्भ में जो है जानकारियां प्राप्त होती है और जनता के बीच उसकी उपलब्धता और जनता के बीच उनकी छवि को देखा जाता है। इसलिए पार्टी अगर ऐसा कोई निर्णय लेती है, क्योंकि पार्टी को जो है अपने विधानसभा की सीटों का अधिक से अधिक जीतना ये तय करता है, इसलिए किसी कार्यकर्ता की और किसी विधायक की टिकट कटती है तो मैं समझता हूं कि पार्टी अपने हित के लिए ही कोई ऐसा निर्णय लेगी, किसी कार्यकर्ता के या किसी विधायक के खिलाफ ऐसा कोई निर्णय नहीं हो। और मैं समझता हूं कि ये सामूहिक जिम्मेदारी वाला निर्णय होता है, इसलिए पार्टी इस पर बहुत सोच समझकर इस पर निर्णय लेगी और अगर किसी की टिकट कटती भी है परफॉर्मेंस के आधार पर कटेगी तो उस पर कोई विधायक या हम उस पर जो है कि पार्टी के कार्यों में किसी प्रकार की वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि हम अधिक से अधिक और कांग्रेस मुक्त भारत करने का अगर हम सपना लिए हैं तो हमें अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना चाहिए जिससे पार्टी अधिक से अधिक सीट जीत सके। जी, लगातार केंद्रीय नेतृत्व की नजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर पूरी तरह से लगी हुई है। इस बार चौथी पारी खेलने के लिए लगातार तैयारी की जा रही, सर्वे की जा रही, लगातार केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, यहाँ पर नई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। किस तरह के जो अभी भाजपा में, क्योंकि आप तो लगातार बैठ भी रहे हैं, किस तरह के चीजें हैं जो अभी नई रणनीति भी तैयार की जा रही, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अभी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभी वर्तमान 3 दिवसीय दौरे में काफी इस पे जो है विचार विमर्श हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफी जो है एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश स्तर के सभी नेताओं के जो है बैठकें ली हैं और उसमें उन्होंने, मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी के बनने के बाद पहली बार जो है ये एक विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, चाहे वो केंद्र के 2014 के चुनाव हो और उसके बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, आज 15 से अधिक राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व जिनका विजन है, और उसी विजन के तहत आने वाले सालों में जो प्रदेशों में चुनाव है वहाँ की तैयारियां स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं और उस पर निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो है बूथ स्तर पर, क्योंकि एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी है और जिम्मेदारियों के साथ जनता के साथ जवाबदेहियां भी बढ़ी है। तो इस नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि हम जनता के बीच में अपनी छाप किस प्रकार छोड़ सकते हैं, हम अपने मतदान केंद्र के जो है कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से उपयोगी बना सकते हैं, उसके लिए लगातार मंथन चल रहा है। और लगातार केंद्र के नेता और केंद्र के हमारे जो है पदाधिकारीगण हर मतदान केंद्रों में जाकर और यहाँ के भी कार्यकर्ताओं को लगातार मतदान केंद्रों की कमेटियों को मजबूत करने का निर्णय की हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया है कि 65 सीट जीतेंगे, निश्चित रूप से इस पे सफलता मिलेगी। हालांकि ये बहुत चुनौती भरा समय है, क्योंकि एक बार लगातार 3 बार सरकार होने के बाद सरकार के और कार्यों में कहीं ना कहीं एंटी इंकम्बेंसी होती है, मगर उसको भी देखते हुए हम किस तरह से अपने वोटर्स की बढ़ोतरी कर सके, इसके लिए विचार मंथन पार्टी में हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम इस बात को जो है चुनाव तक हम सारी तैयारियों में लगे हुए हैं और कोई भी कार्यकर्ता हर बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक हर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा चुकी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की चौथी पारी का समय होगा, ये मैं कह सकता हूँ। जी, जिस तरह से वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, भाजपा के लिए विशेष चुनौती भरा है। पूरा प्रदेश की बात करें, एक तरफ कांग्रेस पूरे कमर कस ली है कि इस बार 60 से 70 सीट लाना है। अजीत जोगी की जो पार्टी है वो उन्होंने भी अपनी तैयार कर रखी कि हमको 70 से 80 सीट लाना है। भाजपा ने तैयारी कर रखी कम से कम 65 सीट लाना है। तो इतनी चुनौती भरे 90 विधानसभा के सीट में किस तरह से तय होगा और क्या लगता है कि इस बार भाजपा, क्योंकि आपका भी कहना कि कहीं ना कहीं पर जो है चुनौती भरा जो है समय है, तो क्या लगता है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखेगा? मैं समझता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस के जो है नेताओं के कार्य हैं, जी, हमने विधानसभा में भी लगातार, मैं 3 बार का विधायक रहा हूं, मैंने देखा है कि किसी भी मुद्दे को जो है उठाने में असफल रही है, एक वॉचडॉग की भूमिका निभाने में भी असफल रही है। वर्तमान में जिस कांग्रेस की स्थिति है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें, चाहे वो राज्य स्तर पर हम छत्तीसगढ़, तो पूरी कांग्रेस बिखरी हुई नजर आती है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के मंसूबे जो पूर्व में भी जहां जहां चुनाव हुए अनेक राज्यों में, वहां कांग्रेस की रणनीति कारगर साबित हुई है। मैं समझता हूं कि मोदी जी के ऊपर बढ़ता हुआ विश्वास पूरे देश की जनता का, ये आने वाले समय में और प्रदेश के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम पुनः जो है सरकार में आएंगे। बड़े बड़े उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो रणनीतियां बनाई गई, हमने सफलता अर्जित की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आने वाले समय में गुजरात हो, राजस्थान हो, हम वहां पुनः सफलता अर्जित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाएंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका विश्वास बिल्कुल कायम रहे, क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष भी हैं, 2 साल से पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। हम 2 साल पहले की बात करें, हमेशा से विवादों और चर्चा में रहा है पाठ्य पुस्तक निगम, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या तमाम खरीदी का मामला हो या जो वहाँ पे बड़े अधिकारी बैठे हैं वो उनके भ्रष्टाचार का मामला हो, जो IFS है उन्हें वहाँ पे बैठा दिया गया। तो ऐसे कई ऐसे मामले रहे हैं। आपके आने के बाद जिस तरह से आपने चुनौती का सामना करके पाठ्य पुस्तक निगम को एक अच्छे स्थान दिया है, एक सम्मान दिया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पाठ्य पुस्तक निगम का जो है पदभार मैंने 2015 5 अगस्त को ग्रहण किया था और तब से लेकर लगातार जो है इस निगम की कार्यप्रणाली से, चूंकि मैं पूर्व में ही वाकिफ था, एक विधायक होने के नाते अनेकों बार जो है विधानसभा में इस पाठ्य पुस्तक निगम के कार्यों के संदर्भ में चर्चाएं होती थी, इसलिए बहुत सारे कार्य मुझे समझने में बड़ी आसानी हुई। मैंने देखा कि जिस प्रकार प्रदेश की सरकार APJ अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता वर्ष मना रहे थे, उस समय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी थी।
पाठ्य पुस्तक निगम जिस प्रकार चर्चाओं के दौर से गुजर रहा था, उस चर्चाओं को समाप्त करने का संकल्प मैंने लिया और मैंने अधिकारियों के साथ मिलकर जो जो पुराने समय में हुई गड़बड़ियां हैं, उस गड़बड़ियों को दरकिनार करते हुए आगे आने वाले समय में हमारे कार्यकाल में उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए हमने प्रयास किया। सर्वप्रथम तो जो है पेपर परचेसिंग में लगातार जो है भ्रष्टाचार की बात आती थी, लगातार जो है घटिया पेपर परचेसिंग किए जाते थे और जो अच्छे पेपर के रेट पर ही पेपर परचेस किया जाता था, जिसमें भी काफ़ी जो है दिक्कतें आती थी। हमने तय किया कि हम जो है बेहतर गुणवत्ता के साथ पुस्तकों का निर्माण करेंगे और उसके लिए हमने जो है अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में हमने तय किया। मगर बहुत सारी चुनौतियां भी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बहुत सारे लोग जो पूर्व में इस निगम में रहे हैं, इस कार्य को करने में काफ़ी दिक्कतें आई। मगर जहां पर मैंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को दोहराते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, उनसे मैंने चर्चा करके इस निर्णय पे परिवर्तन किया और मैंने आते ही एक बेस्ट पेपर वुड वर्जिन पल्प का जो है, जो पहले जो है बेम्बूस वर्जिन पल्प खरीदा जाता था, जिसका जो है पेपर ऐसा पेपर आता था कि पुस्तकें छपती थी, एक साइड में छपता था, दूसरे साइड में दिखता था, जिससे बच्चे जो है अच्छी पुस्तकों की गुणवत्ता क्वालिटी नहीं होती थी पेपर की। उस क्वालिटी को मैंने सुधारने का निर्णय लिया और उस निर्णय पे भी बहुत सारे अधिकारी उस पर सहमत नहीं थे और उसमें ये भी बताया गया कि रेट में काफ़ी इजाफा होगा। मगर मैं समझता हूँ कि कंपनियों से सीधे संवाद करके वहाँ के अच्छी कंपनियों से हमने बात की और पहली बार में ही हमने जो पेपर पूर्व में परचेस किया जाता था उससे मात्र जो है 5% 7% की बढ़ोतरी पे हमने अच्छा पेपर परचेस किया, जिसकी पूरे प्रदेश लेवल पे सराहना हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की सराहना की। हमारे सामने चुनौती थी कि अगस्त के बाद सरकार ने जो है उसको 1 अप्रैल से जो है शिक्षा सत्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। तो हमारे सामने चुनौती थी कि पेपर परचेस करना, टेंडर बुलवाना और टेंडर में भी पूर्व में प्रथम बार में जो पूर्व में लगे हुए लोग थे उनके द्वारा जो है हाई कोर्ट में 2-2 याचिकाएं लगाना, उस याचिकाओं को भी खारिज करवाते हुए अपने पक्ष को रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने पाठ्य पुस्तक निगम के पक्ष में दिया, जिसकी बदौलत हम ये सफल हो पाए कि हमने जो है अल्प 4 माह के अंदर में ही हमने जो है पुस्तकों को छपवाकर वितरण का कार्यक्रम विधानसभा में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और माननीय मंत्री जी के हाथों हमने किया। वर्तमान में भी ये पेपर परचेस जिस गुणवत्ता के साथ हो रहा है, पूरे प्रदेश के प्रधान पाठक हो चाहे पूरे प्रदेश के शिक्षक गण हैं, इसकी काफ़ी सराहना मिली और बेहतर गुणवत्ता के साथ वर्तमान में पाठ्य पुस्तक निगम में जिस प्रकार मैंने बेवरेज कॉर्पोरेशन में किया था, मैंने इसको ऑनलाइन करने का प्रयास किया। वर्तमान में देश में पहला पाठ्य पुस्तक निगम है जो नेट के माध्यम से आज ऑनलाइन सारी पुस्तकें, हमारी 10वीं तक सारी पुस्तकें ऑनलाइन है जी। तो ऑनलाइन में अगर पुस्तकों की कमी भी है तो स्कूलों में आजकल नेट और ये सारी वाईफाई की व्यवस्थाएं की जा रही है। ऐसे समय में कोई भी शिक्षक अगर पुस्तक नहीं भी है तो नेट खोलकर किसी भी पुस्तक को पढ़ा सकता है जी। बच्चे भी आज मेरे क्षेत्र में ही हमने प्रयास किया है कि टैबलेट के माध्यम से मांडर की स्कूलों में हमने पढ़ाने का प्रयास किया है और उसमें काफ़ी सफलता भी अर्जित की। तो आज नेट के माध्यम से पूरे प्रदेश में, और मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। हमने काफ़ी जो है मितव्ययिता बरती है, लगभग 30 करोड़ रुपया प्रति साल हमने बचत करने का भी निर्णय लिया है और उस पर हमने सफलता अर्जित की है। बची हुई राशि से हम प्रदेश की सरकार, प्रदेश की स्कूलों में गुणवत्ता के लिए राशि भी उपलब्ध करा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सफलता के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की सराहना की। आने वाले समय में मेरे नहीं रहने के बावजूद भी एक स्पष्ट गाइडलाइन के साथ काम होगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी निश्चित रूप से। क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष भी हैं, मेरा एक प्रश्न है शिक्षा गुणवत्ता को लेकर भी। लगातार प्रदेश में शिक्षा की जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता है वो बेहद ही कमतर होते जा रही, खराब होते जा रही है। इसके लिए क्या लगता है, क्या उपाय किए जाने चाहिए खासकर शिक्षा को लेकर? जी, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधारने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की है। हम केवल जो है
स्कूलों में गुणवत्ता के लिए वहाँ पर अधिकारियों को भेजकर, वहाँ जनप्रतिनिधियों को भेजकर गुणवत्ता की सुधार नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पठन सामग्री से साथ साथ हमने पठन सामग्री का निर्णय लिया, उसके साथ शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षकों की कमी आज सबसे बड़ी बाध्यता है। आज भी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लगभग 6000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज स्कूलें तो काफ़ी खुली, हाई स्कूलें खुली, हायर सेकेंडरी स्कूल खुली, मगर आज भी एकल शिक्षक स्कूलें हैं। ऐसे समय में हम गुणवत्ता की आस कैसे कर सकते हैं कि हम गुणवत्ता सुधारेंगे? शिक्षकों की उपलब्धता होने पर निश्चित रूप से गुणवत्ता में सुधार आएगा। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो शिक्षकों की नियुक्तियां की गई, पूर्व में जिस तरह से इनके शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए लगातार जो है मॉनिटरिंग की जाती रही, लगातार इनका जो है कहीं ना कहीं इसकी जो है साल में 2 बार 3 बार जो है शिक्षकों का कहीं ना कहीं प्रशिक्षण करके और उस पर वो किया जाता रहा। मगर मैं समझता हूँ कि सीधे जो है 10वीं 12वीं या BA BCom के बच्चे आकर जो शिक्षक बन गए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को समझने में अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं हुआ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरकार को निरंतर इस पे प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए और शिक्षा गुणवत्ता के लिए जो है वैज्ञानिकों के साथ जो शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जो है हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके माध्यम से शिक्षित करना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो शालाओं में प्रदेश के शिक्षकों को ये व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा कि वो नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षकों को में ये भाव जिस दिन तक नहीं आएगा कि मैं एक शैक्षणिक कार्य, पवित्र कार्य कर रहा हूँ और मैं इस देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा हूँ। आज होता ये है कि मैंने कई जगह देखा है कि शिक्षक जाते हैं, 10 बजे से शालाएं लगती है और 4 बजे अगर खत्म होती है तो 3 बजे से ही भागने का काम प्रारंभ होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की भी नैतिक जिम्मेदारी है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज को जो है एक सुसंस्कृत और समाज को जो है आगे शिक्षित करने का काम आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो प्रशिक्षण के साथ शिक्षकों में मनोभाव को परिवर्तन करने का भी काम हमें करना पड़ेगा। बहुत मुखर होकर अपनी बातों को रखा, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष की बात हो, खुलकर अपनी बातों को रखना और समाज के जनता की जो मुद्दे हैं उनको खुलकर सामने रखने वाले देवजी भाई पटेल जो विधायक पिछले 3 बार से विधायक हैं, इनसे खुलकर काफी विषय पर चर्चा हुई और इनसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवजी भाई पटेल जी आपका। धन्यवाद।